स्टडी करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की नोमेनक्लेचर के बारे में। फिर हम एक एक करके जैसे पहले अल्कोहल ले लेंगे, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर फिनॉल और उसके बाद में ईथर। तो पहले नेमिंग एक साथ ले रहे हैं क्योंकि कॉमन रूल्स कई जगह एप्लीकेबल होते हैं इनके, इसलिए एक साथ ले रहे हैं। तो लेट्स सी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, इन तीनों के लिए हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल फार्मूला। एक सिंपल फार्मूला जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है, उस फार्मूले से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। व्हेनेवर यू गिव अ IUPAC नेम टू अ कंपाउंड, जब आप किसी कंपाउंड को IUPAC नेम देते हैं, यू फॉलो दिस फार्मूला कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द प्रीफिक्स, देन you write the root word and then you write the suffix first and then suffix second। ओके, तो एज आई सेड कि प्रीफिक्स जो होते हैं ये मोस्टली वो होते हैं जो बिगनिंग के अंदर यूज में आते हैं नोमेनक्लेचर में। जैसे हेलोजन्स जो है, हेलो ग्रुप को आप प्रीफिक्स की तरह काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। एंड अगेन एल्काइल ग्रुप जो है इन्हें भी आप ले सकते हैं। आर ग्रुप में भी CH3, ओके, एंड C2H5, सच टाइप ऑफ ग्रुप एल्काइल ग्रुप कैन आल्सो बी यूज्ड एज प्रीफिक्स। इसके अलावा आप देखिए मिथॉक्सी, क्योंकि ये हम ईथर की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके पास में जो ईथर के ग्रुप होते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ ग्रुप कैन आल्सो बी यूज्ड इन द बिगिनिंग, इनको आप शुरू में ही काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चले रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड जो है इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन। सपोज इफ यू हैव 1 कार्बन देन नेट विल बी यूज, इफ यू हैव 2 कार्बन देन 8 विल बी यूज, ठीक है। तो सिमिलरली ये बढ़ता जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर। 7, 8 कार्बन, 9 कार्बन एंड 10 कार्बन, इनके लिए जो हम लोग प्रीफिक्स यूज में, रूट वर्ड यूज में लेते हैं, वो यूज में लेंगे। देन फिर अगर हम बात करते हैं सफिक्स फर्स्ट की, सफिक्स फर्स्ट आर ऑलवेज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर आपके पास में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन विल बी यूज्ड इन द एंड। फॉर डबल बॉन्ड है आपके पास, देन यू विल यूज इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड, इफ यू हैव ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए, अगर मैं बात करता हूं सफिक्स सेकंड की, तो सफिक्स सेकंड जो है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आते हैं आपके पास। अगर हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारे पास एक OH ही फंक्शनल ग्रुप है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और OH के लिए आप ऑल यूज में लेते हैं, ठीक है। यस बोलिए, क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ बिल्कुल, बट इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिलेबस में तो है ही, तो नोमेनक्लेचर भी एक बार देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसके अंदर खैर ज्यादा, इसके अंदर लास्ट ये जो आपके मिथेनॉल, इथेनॉल के जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड वगैरह है वो थोड़े से कम किए गए हैं, ज्यादा इसमें से डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा डिलीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही डिलीट हुआ है। तो हम अगर बात करें, क्योंकि अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के लिए आप ऑल यूज में लेते हैं। उसके अलावा आपको पता है एल्डिहाइड के लिए एल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऑइक एसिड वगैरह, ये सब काम में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब एक बार कुछ नेमिंग देख लेते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द अल्कोहल। तो अल्कोहल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर नेमिंग में। तो अल्कोहल में जैसे IUPAC की अगर हम बात करें तो सपोज वी हैव CH3, CH2 एंड OH, ठीक है। एक सिंपल सा हमने ग्रुप लिया है, इसमें अभी मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन यूज में नहीं लिया है। तो इस ग्रुप को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहला काम है कि आपको प्रीफिक्स चेक करना। तो देयर इज नो प्रीफिक्स इन दिस ग्रुप, इसमें प्रीफिक्स नहीं है कोई भी, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है अगर आप देखते हैं तो वो 3 कार्बन चेन लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है। तो आप इसकी स्टार्टिंग जो है रूट वर्ड से कर सकते हैं। तो 3 कार्बन यू कैन यूज प्रॉप, मेक इज प्रॉप, तो इसको आपने प्रॉप लिखा, और प्रॉप लिखने के बाद में फिर आपको देखना है ऑल आर सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो प्रोपेन, और एन के अंदर क्योंकि देखो एन लगाते हैं तो ANE आ रहा है आपके पास में, लेकिन जब आप फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे तो ई को जरूर रिप्लेस कर दें। तो फंक्शनल ग्रुप क्योंकि आपके पास ऑल आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ई को हटा करके
और ऑल लिख रहा हूँ, दिस इज प्रोपेनॉल। अब क्योंकि इसकी पोजीशन फर्स्ट नंबर पर थी इसलिए मुझे इसकी पोजीशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है CH3 CH2, ठीक है, OH एंड CH3, तो उस केस में आपको इसकी पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा और नंबरिंग भी आपको उस तरफ से करनी है जहां से इसको लीस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 एंड 4, मतलब प्रेफरेंस वहां से दी जाएगी नंबरिंग के लिए, क्योंकि OH जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। तो यहाँ पर जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, रूट वर्ड 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेते हैं, ब्यूट। तो यहाँ आप ब्यूट यूज में लेंगे, ब्यूट एंड देन सिंगल बॉन्ड है सारे, एन और फिर ऑल लगाएंगे सेकंड पोजीशन पर, टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल, यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चले, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही OH ग्रुप दिया हुआ हो। अल्कोहल में जैसे डाईहाइड्रोक्सी है कोई आपके पास में, तो उस कंडीशन में भी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज यू हैव CH3 CHOH CH2 एंड CH2OH, ठीक है। अब इस केस में अगर आप इसका IUPAC नेमिंग करते हैं तो IUPAC नेमिंग के अंदर आप इसमें वापस से वही नंबरिंग करनी है आपको, और नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4, जहां से OH को लीस्ट नंबर मिले। तो राइट हैंड साइड से आपने स्टार्ट किया, तो प्रीफिक्स यहाँ पर है नहीं कोई भी, तो आप प्रीफिक्स यूज में ले रहे नहीं है, यहाँ रूट वर्ड से ही स्टार्ट होगा एंड नंबर ऑफ कार्बन आर 4, तो आप यहाँ पर ब्यूट यूज में ले रहे हैं, ठीक है, ब्यूट एंड देन सिंगल बॉन्ड इज देयर, एन एंड फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर ऑल है, 1 3 डाई ऑल, ठीक है, 1 3 डाई ऑल यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा ये, ठीक है। अब एक बार मैं इस स्ट्रक्चर इसको फॉर्मूले को हटा रहा हूं और यहाँ पर सीधे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो। नेक्स्ट ओके, अब देखिए मे बी ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CH यू कैन हैव डबल बॉन्ड एंड यू कैन हैव एनी प्रीफिक्स एंड देन यू कैन हैव फंक्शनल ग्रुप OH एज वेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन आपको ये पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जिस तरफ आपको फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा उसको आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन वेन एवर यू आर नेमिंग इट तो आपको करना क्या है, पहले प्रीफिक्स से स्टार्ट करना है, और प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है जो यहाँ पर इस चेन के बाहर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो चेन के बाहर आपके पास क्या, आउटसाइड द चेन यू हैव Cl, तो Cl को पहले नेमिंग करेंगे आप, तो उस कंडीशन में आप सेकंड पोजीशन पर Cl है तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो लिखा आपने, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ देखिए 5 कार्बन है, तो रूट वर्ड इसके लिए 5 के लिए अभी अपन ने बताया क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है। देन फिर आप देखिए सिंगल बॉन्ड के अलावा यहाँ डबल बॉन्ड भी है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन यूज में लेंगे आप, तो 2 क्लोरो पेंटीन, और फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है 1 ऑल, तो आप यहाँ पर अच्छा इसकी पोजीशन नहीं लिखी आपने, पेंट एंड 3 इन, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर आपके पास इन है एंड देन 1 ऑल, और फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास ऑल है, तो इट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस। अब ये ना साइक्लिक भी हो सकते हैं, अल्कोहल जो है दे कैन बी साइक्लिक एज वेल, इस तरह से आपके पास साइक्लिक अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसी को ले रहे हैं, इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं, 2 OH ग्रुप मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, और ये आपके पास अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक है, तो डाईहाइड्रिक में नेमिंग आप किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों कंटिन्यूस में ही है, ठीक है। और सबसे पहले प्रीफिक्स है नहीं इसमें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट वर्ड लिखना है, तो रूट वर्ड क्योंकि साइक्लिक है 6 कार्बन है, देन साइक्लोहेक्स एंड देन सिंगल बॉन्ड है सभी, एन साइक्लोहेक्सेन एंड 1 2, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आपके पास 2 ऑल जुड़ा हुआ है, देन डाई ऑल विल बी यूज्ड, ठीक है ना, इट विल बी साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेन 1 2 डाई ऑल, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब एक थोड़ा सा और देखें, हमने कंपाउंड देखा था बेंजाइल अल्कोहल जिसको हम लोग कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल को भी IUPAC नेमिंग में नेमिंग किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है। अब बेंजाइल अल्कोहल की अगर आप IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो ध्यान रखना आप क्या करेंगे, ये एक चीज को बहुत अच्छी तरह समझ लिया बेटा, है ना। एक्चुअली क्या होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो आप बेंजीन को फिनाइल नहीं बोलते हैं कभी भी,
लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पर नहीं अटैच है, वो हाइड्रोकार्बन पर है, जिस पर फिनाइल भी जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच है वो एक हाइड्रोकार्बन चेन है, एक कार्बन की, ठीक है। और इस हाइड्रोकार्बन चेन में आपके पास में फिनाइल इस हाइड्रोकार्बन से अटैच है, मतलब बेंजीन पार्ट इससे अटैच है, तो अब इसको आप फिनाइल बोलेंगे। अगर यहाँ पर जैसे ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर ही अगर OH होता तो आप इसको फिनाइल नहीं कह सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फिनाइल कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो ये फिनाइल को यू विल ट्रीट एज अ सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, इसको सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप मानेंगे आप। और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप मान रहे हैं तो उस कंडीशन में ये आपके पास 1 फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल ही है, 1 फिनाइल, और उसके पास एक ही कार्बन है, देन मेट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड ये सारे एन, और फिर ऑल जुड़ा हुआ है तो मेथेनॉल, तो इसको आप 1 फिनाइल मेथेनॉल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन यहाँ मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट, इसको बेंजीन लगा देते हैं यहाँ पर, तो वो चीज ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। तो फिनॉल में आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट फिनॉल क्या, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं ईथर के बारे में, ठीक है। तो ईथर का जब आप IUPAC नेमिंग करते हैं, ईथर, यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक ज्यादा करते हैं ईथर में। एक्चुअली ईथर का जो IUPAC नेम है, ठीक है, IUPAC नेम अगर हम बात करें ईथर की, तो इसे हम एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, ध्यान रखना, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ग्रुप एल्कोक्सी होगा और कौन सा ग्रुप एल्केन होगा, ठीक है, इसको समझना। सपोज ROR इस तरह का जो ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड ईथर। अब ईथर में मैं इसको ना R और R' ले रहा हूं, तो ये जो ग्रुप है R, दिस इज स्मॉलर, ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है इट इज लार्जर, ठीक है। इसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो बड़ी है और इसकी हाइड्रोकार्बन चेन छोटी है। तो जो आपके पास से छोटा वाला ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर वाला जो ग्रुप है, इसके साथ ऑक्सीजन को इंक्लूड कर लें आप, और ऑक्सीजन को इसके साथ इंक्लूड करके, और इसका नाम आपको डिफरेंटली देना है, इसे कहना है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, ठीक है। अगर ये एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी, इस तरह से। और ये जो लार्ज ग्रुप है आपके पास, जो लार्ज कार्बन वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड एल्केन, इसको आप एल्केन कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो अब जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल, CH3O CH2 CH3, ठीक है, ये हमारे पास में ईथर है। अब इस ईथर में पहले आप देखिए छोटा ग्रुप कौन सा है, दिस इज द स्मॉलर ग्रुप, और हमने कहा स्मॉलर वाले को आपको एल्कोक्सी बोलना है, ठीक है, फिर एल्केन लिखना है आपको। तो एल्कोक्सी के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी मिथॉक्सी, इट शुड बी मिथॉक्सी। और अब जो बाकी बच गया वो एल्केन, तो एल्केन के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे आप, 2 कार्बन है, इट विल बी इथेन, ठीक है, इट विल बी मिथॉक्सी इथेन। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, कंफ्यूज करने के लिए एक से ज्यादा एल्कोक्सी ग्रुप आपको मिल सकते हैं हाइड्रोकार्बन चेन में। इट कैन बी लाइक दिस, CH3O CH2 CH2O CH3, इट कैन बी लाइक दिस, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में भी आपके पास में जो ऑक्सीजन के साथ छोटे ग्रुप है उनको आप इंक्लूड कर लें, छोटे एल्काइल ग्रुप है उनको इंक्लूड कर लें। तो दीज आर 2 एल्कोक्सी ग्रुप, ये 2 एल्कोक्सी ग्रुप है, और बीच में आपके पास में एल्केन है। तो इस केस में आप इसको क्या लिखेंगे, इस केस में आपके पास हो जाएगा 1 और 2, देखो फर्स्ट पोजीशन पर भी एल्कोक्सी है और सेकंड पोजीशन पर भी एल्कोक्सी है, तो 1,2 डाइमिथॉक्सी, ठीक है, दोनों एल्कोक्सी ग्रुप फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर है। और उसके बाद 2 कार्बन चेन है आपके पास, जो बड़ी चेन है, इट विल बी इथेन, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन, ये इसका IUPAC नेमिंग हो सकता है। लेट्स हैव वन मोर, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये साइक्लिक में हुआ तो, अगर ये आपके पास साइक्लिक फॉर्म में हुआ, इस तरह से हुआ, तो इसका भी आप IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इस केस में IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए, तो स्मॉलर साइक्लिक चेन को आप अलग कर लें, दिस इज स्मॉलर साइक्लिक चेन, दिस इज स्मॉल वन, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या आपके पास साइक्लोप्रोपेन है,
और साइक्लोप्रोपेन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, देन इट विल बी कॉल्ड साइक्लोप्रोपॉक्सी। ये साइक्लोप्रोपॉक्सी हो गया। और साइक्लोप्रोपॉक्सी के किसके साथ अटैच है? साइक्लोब्यूटेन के साथ। 4 कार्बन है, इट इज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, वन मोर थिंग, ये एरोमेटिक के साथ भी अटैच हो सकता है। जैसे अगर आप इसे देखते हैं तो लाइक दिस। ठीक है, ये भी आपके पास में ईथर ही है। अगर बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन और CH3 ग्रुप अटैच है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ईथर। तो यहाँ ईथर में आप इसको क्या बोलेंगे? देखिए, ये आपके पास में एक स्मॉल ग्रुप है, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? मिथॉक्सी बेंजीन। ध्यान रखें, इट इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक पर्टिकुलर और नाम है जो IUPAC में भी यूज में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनीसॉल। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको एनीसॉल भी कहा जाता है। बाकी आगे जब हम इसको स्टडी करेंगे, इसको एनीसॉल के नाम से ही स्टडी करेंगे। इसका जो पर्टिकुलर नेम है वो एनीसॉल है। जैसे आप देखते हैं एनेलीन होता है, फिनॉल पर्टिकुलर नेम है, वो IUPAC में भी काम में आता है और कॉमन में भी काम में आता है। तो सिमिलरली इसका नाम जो है वो एनीसॉल है, बट ये एरोमेटिक ईथर है, दिस इज एरोमेटिक ईथर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल देखें, इसको क्या बोल सकते हैं आप? ओ। ठीक है, ये भी आपके पास ईथर ही है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ईथर, जिसमें आपके पास दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आप नेमिंग करते हैं ईथर की IUPAC में, तो एल्कोक्सी एल्केन करते हैं। तो एल्कोक्सी वाला ग्रुप जो होता है, ध्यान रखना, वो जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को तो एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? एक को एल्कोक्सी बनाऊंगा। तो जिसको मैं एल्कोक्सी बनाऊंगा, ध्यान रखना, जिसको मैं एल्कोक्सी बनाऊंगा उसको मैं बेंजीन प्लस ऑक्सी नहीं बोलूंगा, फेनिल प्लस ऑक्सी बोलूंगा। ध्यान रखें, फेनिल प्लस ऑक्सी यानी फिनॉक्सी। ठीक है, और जिसको नहीं बना रहा हूं उसको मुझे बेंजीन बोलना है। जैसे एल्केन की फॉर्म में मुझे उसे बेंजीन लिखना है। तो यहां इसकी जब आप नेमिंग करेंगे तो इट विल बिकम फिनॉक्सी बेंजीन। ये फिनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब जो ईथर है उनके IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं। इट इज सिंपल। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फिनॉल की, तो फिनॉल को भी देख लें आप। इफ वी टॉक अबाउट फिनॉल, तो फिनॉल जो है, फिनॉल का ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। और एक चीज ध्यान रखें बेटा, फिनॉल IUPAC में भी फिनॉल है और कॉमन नेमिंग में भी फिनॉल है, दोनों में ही इसको फिनॉल कहा जाता है। ठीक है, इन बोथ द केसेस। साथ ही ले लेते हैं, एक तो यहां मैं कॉमन भी ले लेता हूं फिनॉल का, देखते हैं कॉमन नेम, और यहां पर इसका IUPAC भी ले लेते हैं। ठीक है, तो जब आप कॉमन नेमिंग कर रहे हैं, इन केस ऑफ कॉमन नेमिंग ध्यान रखें, फिनॉल जो है, अगर जैसे यहाँ पर कुछ पोजीशंस में मेंशन कर रहा हूँ कि फिनॉल के साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिनॉल के ऊपर बेंजीन में किसी पार्ट में कहीं पर भी कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये जो पोजीशन है, जब इसके रेस्पेक्ट में जो ये पोजीशन है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। ठीक है, इसको पैरा कहा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर वापस से वैसे स्टार्ट हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी मेटा एंड दिस विल आल्सो कॉल्ड ऑर्थो। लेकिन ये जो नेमिंग है, ध्यान रखें, ये कॉमन में ही काम में आती है, इट इज यूज्ड इन कॉमन। और अगर हम IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, इफ वी आर यूजिंग IUPAC नेमिंग, तो IUPAC नेमिंग में आप इसकी पोजीशन इस तरह से शो करते हैं, जैसे 1, सॉरी, इट विल बी 1, ये 1 रहेगा। उसके बाद फिर ये रिंग उस डायरेक्शन में घूम जाएगी जहां पर आपके पास में कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अटैच है, सपोज 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास में ये फिनॉल है और इस फिनॉल के साथ मैंने यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कॉमन नेमिंग करना चाहूँ, तो कॉमन नेमिंग में मुझे इसकी पोजीशन देखनी है कि इस पोजीशन को मैं ऑर्थो कह रहा हूँ। ठीक है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, तो देन इट इज ऑर्थो मिथाइल
मिथाइल ग्रुप O2 पोजीशन पर है, ठीक है, फिनॉल के O2 पोजीशन पर है, देन फिनॉल विल बी रिटन फिनॉल। तो ये हमारे पास कॉमन नेम है, इट इज कॉमन नेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूं तो IUPAC में आई विल प्लेस इट वन प्लेस हियर एंड टू हियर ना, तो दो यहाँ लिखा जाएगा। तो यानी मिथाइल की जो पोजीशन है वो सेकेंड पोजीशन पर है, तो आप इसको यूं लिखेंगे टू मिथाइल एंड फिनॉल, दोनों केसेस के अंदर ही फिनॉल रहेगा, ध्यान रखना। ये IUPAC हो गया, ठीक है, इस तरह से IUPAC में बोल सकते हैं इसको। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए, इसको रफ कर दूं मैं, अगर मान लीजिए हमारे पास में फिनॉल जो है, इस फिनॉल में दो OH ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव टू OH ग्रुप विद फिनॉल, फिनॉल के साथ दो OH ग्रुप है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखें IUPAC में, IUPAC, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर आप इसको फिर फिनॉल नहीं बोलते हैं, इसे डाइऑल बोलते हैं। और इसकी नेमिंग करते समय आप इसे इस तरह से लिखते हैं, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है, इसको बेंजीन 1,2 डाइऑल बोले। और सिमिलरली अगर आपके पास में 3 OH ग्रुप आ जाते हैं, सपोज यू हैव 3 OH ग्रुप लाइक दिस, ठीक है, 3 OH ग्रुप आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसे IUPAC में, ठीक है, बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल बोलेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम इनके कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो कॉमन नेमिंग के अंदर इनके लिए पर्टिकुलर नेम भी यूज में आते हैं। एक सेकेंड में थोड़ा सा आपको बता दूं, जस्ट सेकेंड, है ना। अगर आप कॉमन नेमिंग कह रहे हैं तो कॉमन नेमिंग में इसको आप कैटेकॉल कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कैटाकॉल, ठीक है, इसे कैटेकॉल कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है। और अगर आपके पास में 3 OH ग्रुप आते हैं, दे आर कंटिन्यूसली, इस तरह से, ठीक है, तो इसको आप पायरोगैनोल कहते हैं, ध्यान रखना, पायरोगैनोल कहते हैं, ठीक है। बाकी एक तरीका और होता है, खैर वो बता देता हूं मैं आपको, कि अल्फा बीटा का भी यूज करते हैं आप कॉमन नेमिंग में। 1 2 3 तो यूज करते नहीं आप कॉमन नेमिंग में, अल्फा बीटा का यूज कर सकते हैं। तो जैसे अल्फा बीटा का जब हम यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, वो बता दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये है ग्रुप, ठीक है, ये आपके पास फिनॉल है और मेरे पास में यहां पर एक CH3 जुड़ा हुआ है। यस, वीडियो इज नॉट कमिंग, जस्ट अ मिनट, समटाइम देयर इज अ नेटवर्क इशू। अब आगे भी देखना जरा, अब आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अब देखिए, एक बार अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके सामने, इसको मैंने एक नाम तो ये दिया था कि ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ठीक है, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल नाम दिया था इसे मैंने, ठीक है। इसके अलावा इसको आप ना क्रिसॉल भी कहते हैं, क्रिसॉल भी कहते हैं। अल्फा बीटा गामा एरोमेटिक के लिए नहीं, वो साइक्लिक के लिए होगा, लेकिन एरोमेटिक के लिए नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं ये और बता रहा हूँ आपको, इसको समझना, यहाँ कंफ्यूजन रहता है इसलिए इसको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास में ये अल्कोहल है और यहाँ पर मैंने CH3 अटैच कर दिया है, ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में मुझे इसकी पोजीशन बतानी है और मुझे कॉमन नेमिंग करना है। तो कॉमन नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके पास OH जहां पर जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसको तो मैं जैसे अल्फा बोल रहा हूँ और उससे अगला वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है। तो यहाँ पर अगर मुझे कॉमन नेमिंग करनी है तो कॉमन नेमिंग में मैं इसे बोल सकता हूँ बीटा मिथाइल, ठीक है, बीटा मिथाइल। और उसके बाद में आपके पास में क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल, हेक्साइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, ठीक है। इस तरह से भी कॉमन नेमिंग होती है। ध्यान रखें कि अल्फा बीटा गामा का यूज आप हाइड्रोकार्बन चेन में या साइक्लिक आपके पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो वहां फंक्शनल ग्रुप के डिस्टेंस के साथ में आप उसको अल्फा बीटा गामा ओमेगा इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन वो रेयरली पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, लेकिन वो थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लें, सपोज आपके IUPAC एक्चुअली नहीं
एक्चुअली अपन ने इसको चेंज किया है बेटा, पहले यहाँ पर ना 1 2 4 था, लेकिन अब मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी थी। तो एक्चुअली फिलहाल यहाँ पर 1 2 3 है, पायरेगोनॉल के अंदर 1 2 3 है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज याद रखना। क्या लिखा है, बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल। ओके, एक एग्जांपल और देख रहे हैं अपन, ये और देख लें आप, जैसे एक CH3 CH2 CH, यहाँ ले लेते हैं Cl एंड CH2OH, ठीक है। इसको देखें, ये भी अल्कोहल है। अब आपको कहा जाए कि इसका कॉमन नेम करना है हमें, तो कॉमन नेमिंग में आपको क्या करना है इसमें, कि हमें ये तो पता है कि ये एल्काइल अल्कोहल है, कॉमन नेम जो होता है, बट यहाँ पर इसकी क्लोरीन की पोजीशन आपको शो करनी पड़ेगी। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ध्यान रखना, कॉमन नेमिंग में आप 1 2 3 4 यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यूज में नहीं लेंगे, तो अब आपको अल्फा बीटा से पोजीशन मेंशन करनी है। तो क्लोरीन इज एट बीटा पोजीशन, तो आप लिखेंगे बीटा क्लोरो, ठीक है। एंड 1 2 3 3 कार्बन है, देन इट इज प्रोपाइल अल्कोहल। इट विल बी कॉल्ड लाइक दिस, इस तरह से इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, आगे चले। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वहां से क्वेश्चन बनता है। हम एक बार अब तीनों को कंपेयर करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और इन तीनों में आपस में जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। तीनों को एक साथ लेकर के करते हैं। तो अल्कोहल में हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं इनकी, जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा आपके पास, ओके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड इट हैज 2 लोन पेयर ऑन इट, 2 इसके ऊपर इस तरह से लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, ध्यान रखना, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ऑक्सीजन जो होता है अल्कोहल में वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ फिनॉल की, तो इन केस ऑफ फिनॉल इट इज आल्सो लाइक दिस, वो भी इस तरह से होता है कुछ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, और फिनॉल में भी ऑक्सीजन के ऊपर इट हैज 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज फिनॉल। सेम यहाँ पर भी ये जो कार्बन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज अगेन। फिर हम बात करते हैं ईथर की। इन केस ऑफ ईथर, सबसे सिंपल ईथर आपके पास है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। इट इज डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर में भी यू हैव 2 लोन पेयर, आपके पास 2 लोन पेयर होते हैं इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, एक बार वो बता दूं, मैं एक बार इनके बॉन्ड एंगल लिख देता हूँ, और फिर आपसे मैं वो क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, है ना, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं ये लिख दूं इनके एंगल। तो यहाँ आप देख लो, ये जो एंगल है, सॉरी बॉन्ड जो है, इट इज 142 पिकोमीटर, एंड द एंगल इज 108.9 डिग्री, ओके। एंड यहाँ चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर आपके पास जो एंगल है इट इज 109 डिग्री, एंड द बॉन्ड लेंथ इज, बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर। और थोड़ा सा और आगे चले, तो यहाँ पर बॉन्ड जो है इट इज 141 पिकोमीटर, एंड द एंगल इज 111.7 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है, देखो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तीनों में ही जो सेंट्रल एटम है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है, वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज क्यों होता है, एक बार ये चीज भी हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ वैलेंस शेल को अगर मैं लेता हूं तो दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन, और वैलेंस शेल में आप देखिए S, इसी को ड्रॉ कर रहा हूं केवल मैं, S हैज 2 इलेक्ट्रॉन
एंड p ऑर्बिटल हैज 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इन इट, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप यहाँ देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रहा है s एंड p, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर ये दोनों ऑर्बिटल, क्योंकि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल है, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप देखें यहाँ पर 1s है और 3p है। अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो दे विल डू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपके पास में टोटल मिलाकर के 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। दे विल बी जस्ट लाइक दिस, दिस इज वन ऑफ द ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल एंड फोर्थ ऑर्बिटल, ठीक है। और आप देखिए 2 ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड थे, जो हाइब्रिडाइजेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो दे विल हैव द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड रेस्ट ऑफ द 2 ऑर्बिटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स तो यहाँ बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ में। सिमिलरली यहाँ भी ये 2 बॉन्डिंग कर रहे हैं, यहाँ भी 2 बॉन्डिंग कर रहे हैं, और ये जो 2 दिख रहे हैं हमें लोन पेयर, ठीक है, जो लोन पेयर दिख रहे हैं, लोन पेयर, वो लोन पेयर आपको ऊपर नजर आ जाएंगे। यहाँ पर नॉन लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स यहाँ पर 2 ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। इन सब का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन के केस में, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बनता है, इस चीज को हम जरा देखते हैं। इसको एक बार रफ कर रहा हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट को, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लेट्स सी। देखिए पहली चीज हम जो यहाँ नोटिस कर रहे हैं, वो बॉन्ड लेंथ को अगर हम कंपेयर करें तो यू कैन सी बॉन्ड लेंथ हियर 142 एंड हियर 136, ठीक है। जबकि हम देख रहे हैं ये भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, और ये भी यहाँ कार्बन होता है, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि CO बॉन्ड लेंथ इन अल्कोहल एंड फिनॉल इज नॉट सेम, ठीक है। वाई? ऐसा क्यों है कि इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम नहीं होती है। क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकते हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इसका कम क्यों है, तो इसका रीजन क्या है हम बता सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं फिनॉल की बात करता हूं तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। दिस इज फिनॉल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। और फिनॉल के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एंड वी नो दैट फिनॉल कैन अंडरगो रेजोनेंस, फिनॉल के अंदर रेजोनेंस हो सकता है। तो जब फिनॉल में रेजोनेंस होगा तो उस केस में ये क्या करेगा, देखिए ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि बेंजीन जो होता है ध्यान रखना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो बेंजीन रिंग की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके जो लोन पेयर है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंसंट्रेट कर देंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं, ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से यहाँ पर एक ही लोन पेयर बचेगा, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगी। मैं इसको आगे ज्यादा नहीं लेकर के जा रहा, क्योंकि इसको हम वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाते रहूंगा। लेकिन जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया कैरेक्टर आ गया है, और वो क्या कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो ध्यान रखना इसका आंसर यह आ जाएगा कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन फिनॉल, ठीक है। CO बॉन्ड लेंथ इज लेस, ठीक है, कम होती है। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। ये चीज भी आप मेंशन कर देंगे आंसर के अंदर कि वो रेजोनेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आई थिंक आपको मिल गया है कि ऐसा इसमें क्यों होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके अंदर और बनता है, इसको रख कर रहा हूं मैं। आई एम कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन आता है उस पर आ रहा हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप अगर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इफ यू कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ दीज, तो आप ये देखेंगे खास करके कंपैरिजन इनके बीच में ज्यादा पूछा जाता है, जहां डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है।
अगर मैं ईथर में और अल्कोहल में बॉन्ड एंगल देखता हूं तो यहाँ बॉन्ड एंगल 108 डिग्री 9 मिनट है और यहाँ आपके पास में 111.7 है। ठीक है, तो वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड एंगल कम है। इसका रीजन क्या है? आप देखिए ऊपर अगर देखा जाए तो दोनों तरफ लोन पेयर है, तो ये वाला रिपल्शन वाला पार्ट तो सेम है। ठीक है, यानी ये तो अफेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, बट जो अफेक्ट कर रहा है वो नीचे वाला पार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप बड़ा ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ आपके पास दो मिसाइल ग्रुप है, दो बल्कि ग्रुप है। ठीक है, दो बल्कि ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप होते हैं ना, इनमें भी रिपल्शन होता है, इनमें भी क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो यहाँ ध्यान रखें कि ईथर में, ठीक है, ईथर है 2CH3 ग्रुप, ठीक है, दो CH3 ग्रुप होता है एंड ड्यू टू देयर रिपल्शन, उनके रिपल्शन की वजह से क्या होगा? रिपल्शन बॉन्ड एंगल जो होता है, ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है, इस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें आप। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन ही है और दूसरी तरफ ये बल्कि ग्रुप है, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ पर इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर किस तरह से देना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है वो पूछा जाता है कि डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी को कंपेयर किया जाता है और पोलैरिटी में ये देखा जाता है कि अल्कोहल की जो पोलैरिटी है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन द पोलैरिटी ऑफ फिनॉल C6H5OH। ठीक है, अगर हम पोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो पोलैरिटी में कहा जाता है कि ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल है और फिनॉल की पोलैरिटी कम है, वो पोलर कम है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन भी हम इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यही देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा था, एक टर्म होती है डाइपोल मूवमेंट, और आपने पढ़ा था जिसका डाइपोल मूवमेंट हाई होता है उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो अब हमें क्या चेक करना है? अल्कोहल और फिनॉल का डाइपोल मूवमेंट चेक करना है कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूँ तो अल्कोहल में देखिए आप कि जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। ध्यान रखना, मिथाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग का मतलब ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, ऑक्सीजन के पास भेजेगा। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब लोन पेयर की बात करें तो ध्यान रखना बेटा, लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं और उनका डाइपोल मूवमेंट हमेशा लोन पेयर की तरफ होता है। तो अगर जिस डायरेक्शन में लोन पेयर है उस डायरेक्शन में हम उसका डाइपोल मूवमेंट इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि दोनों जो है, ठीक है, पर्टिकुलर दोनों जो है वो अपवर्ड है, आपके पास लोन पेयर का जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी ऊपर की तरफ है और इसका डाइपोल मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में लगेगा। और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है, ध्यान रखना, अल्कोहल में जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट वो ऐड हो रहा है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट ऐड हो रहा है। जबकि अगर मैं फिनॉल की बात करता हूं तो फिनॉल के अंदर ध्यान रखना, जो फिनॉल के अंदर जो बेंजीन पार्ट है C6H5 या फिनाइल पार्ट है, ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जबकि जो हमारे पास लोन पेयर है उनका डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो ऐड नहीं हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट जो है, मूवमेंट इज एज अ रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ फिनाइल एंड लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर और फिनाइल ग्रुप के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट है उनके सब्ट्रैक्शन की वजह से डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो कम आएगा। ठीक है,
तो इस वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है फिनॉल का, वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। एक चीज और है, आप देखो इसमें अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल बनाता है अपने साथ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल में बनते हैं, फिनॉल में भी बनते हैं, बट ईथर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर में नहीं बनते, वाटर के साथ बनाता है ईथर, बट खुद के साथ नहीं बनाता, खुद के साथ फिनॉल भी बनाता है और एल्कोहल भी बनाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए इसको और अच्छी तरह समझते हैं, तो रफ कर रहा हूं मैं। अगर मैं यहाँ एल्कोहल की एग्जांपल लेता हूं तो आप देखो एल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपके पास एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल, और आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें बन रहा है। अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में आप देखिए ओ एच, अगेन ओ एच, ठीक है, इस तरह से देखें, आप देख सकते हैं यहाँ फिनॉल भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन ईथर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईथर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड नहीं है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तभी बनता है जब आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, तो आप फोन लिख देते हैं ना, फोन, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल में डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़े हुए हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसमें, फिनॉल में भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। बट अगर मैं ईथर की बात करता हूं तो ईथर का स्ट्रक्चर इस तरह से OCH3 OCH3। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। जबकि इन दोनों केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास H बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी, यहां पर भी H बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बन रहा है। ठीक है, और इसी के बेस पर हम थोड़ा एक सॉल्युबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखिए अगर मैं वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो आप देखिए फिनॉल जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी कह सकते हैं लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल है, और ये मोर सॉल्युबल है। ठीक है, आप देखिए हाइड्रोजन वाटर के अंदर अगर हम फिनॉल को डिसॉल्व करते हैं तो फिनॉल की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की कंपैरिजन में कम होती है। अल्कोहल ज्यादा डिसॉल्व होता है, फिनॉल कम डिसॉल्व होता है, जबकि बोथ हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, फिर भी फिनॉल हैज लेस सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। तो इसका क्या रीजन होता है? तो एक बात समझ लें इसको, देखिए क्या रीजन है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने एक चीज देखा हो कि हाँ, वैसे डाइपोल मूवमेंट भी इसका रीजन है कि इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट कम है, इसमें डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। ठीक है, और एक रीजन और अपन यहाँ इसको असाइन कर देते हैं जो मोस्टली बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, जो देखने को मिलता है। देखिए एक सिंपल सा अपन वो रीजन ले रहे हैं, जैसे अगर मैं एक मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल इस तरह से ले रहा हूँ, तो अगर मैं इसके अंदर कंपेयर करने के लिए कहूँ आपको कि इनको कंपेयर करें किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे ऊपर वाले मिथाइल अल्कोहल की ज्यादा है, इसकी और कम हो जाएगी, इसकी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है। और ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है अल्कोहल का वो क्या होता है, वाटर रिपेलेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा ना उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इनको तो इसमें ये वाला जो वीडियो नहीं आ रहा, ओके, तो जो फिनाइल पार्ट होता है बेटा ध्यान रखना, जस्ट जो इसके अंदर फिनाइल पार्ट होता है, फिनाइल पार्ट प्रेजेंट इन इट, ये फिनाइल पार्ट जो होता है ना, इट इज ए लार्ज पार्ट,
काफी बड़ा पार्ट है। और ये जो बड़ा पार्ट है, ये ध्यान रखना, ये सॉल्युबिलिटी के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ठीक है, ये एक तरह से वाटर रिपेलिंग का काम करता है। तो ये फिनाइल पार्ट बड़ा होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, और जबकि उसमें छोटा सा मिथाइल ग्रुप है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा। दैट इज द रीजन